जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया हो, वो महज एक सदी के अंदर ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह सकता है। मतलब जो कल तक अजेय था, वो अचानक से इतिहास के पन्नों में कैसे गायब हो गया। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम मुगलों के उसी 150 साल के पतन की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। यह सच में इतिहास के सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले रहस्यों में से एक है। तो इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 1707 से लेके 1857 तक मुगल साम्राज्य के पतन और उस भयानक अफरा तफरी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सत्ता के एकदम शिखर पर बैठा एक विशाल साम्राज्य अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों के बोझ तले दबकर पूरी तरह बिखर गया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इन नामों पर गौर कीजिए, शाये बेखबर, लंपट मूर्ख और रंगीला। अब कोई सोच भी सकता है कि ये किसी महान साम्राज्य के शासकों के नाम हो सकते हैं। सच बता रहा हूं, ये कोई मजाकिया नाम नहीं है, बल्कि ये मुगलों के उन बाद के सम्राटों को दिए गए असली नाम हैं जिनके हाथों में पूरे देश की बागडोर थी। ये नाम खुद ब खुद चीख कर बता रहे हैं कि औरंगजेब के बाद लीडरशिप का लेवल कितनी तेजी से धड़ाम से जमीन पर आ गिरा था। हमारी आज की चर्चा एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे पतन के बीजों से, फिर बात करेंगे कठपुतली और किंग मेकर्स की, स्वतंत्र राज्यों का उदय, कुछ घातक आक्रमण, साम्राज्य का अंतिम विनाश और सबसे आखिर में इतिहास का वो सबक जो आज भी लागू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पतन के बीज। देखिए, 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके 3 जीवित बेटों के बीच गद्दी के लिए एक भयानक और खूनी जंग छिड़ गई। इसमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श शामिल थे। आखिरकार मुअज्जम ने अपने भाइयों को हराया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। लेकिन जरा सोचिए, उस वक्त उसकी उम्र 63 वर्ष थी। एक बूढ़ा शासक इतने बड़े साम्राज्य को संभालने आ रहा था। लोग उसे शाहे बेखबर भी कहने लगे थे, क्योंकि भाई उसे प्रशासन की कोई सुध ही नहीं थी। अब पतन के असली कारण बिल्कुल साफ दिखने लगे थे। एक तरफ कमजोर और बूढ़े शासक गद्दी पर बैठ रहे थे, तो दूसरी तरफ अमीर वर्ग और जमींदारों की महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। औरंगजेब की सख्त नीतियों से पैदा हुआ धार्मिक और आर्थिक तनाव अपने चरम पर था। इसका नतीजा ये हुआ कि जाटों, सिखों, राजपूतों और मराठों ने लगातार विद्रोह शुरू कर दिए। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इस साम्राज्य रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से टूट चुका था और गाड़ी बिना किसी कंट्रोल के बस ढलान पर दौड़ रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें और बिगड़ी, कठपुतलियां और किंग मेकर। अब जरा इन 2 कमजोर सम्राटों की हालत देखिए। एक तरफ है जहांदार शाह, जिसे दुनिया ने लंपट मूर्ख का टैग दे दिया। ये जनाब सिर्फ 10 महीने गद्दी पर रहे और पूरी तरह से अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के कंट्रोल में थे। इन्होंने प्रशासन का तो मानो मजाक ही बना दिया था। और दूसरी तरफ है फर्रुखसियर, जिसे अक्सर एक घृणित शासक कहा जाता है। ये पूरी तरह से अपने दरबार के ताकतवर गुटों के इशारों पर नाचता था। मतलब नाम के राजा और काम जीरो। अब आप सोचेंगे कि वो शक्तिशाली गुट आखिर थे कौन? वो थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। भारतीय इतिहास में इन्हें किंग मेकर्स यानी राजा बनाने वालों के नाम से जाना जाता है। असली पावर इन्हीं दोनों के हाथों में थी। और ये बात तब एकदम साबित हो गई जब इन्होंने उसी सम्राट फर्रुखसियर को, जिसे इन्होंने खुद गद्दी पर बैठाया था, महल से घसीटते हुए नंगे पैर दरबार में निकाला, उससे अंधा किया और आखिर में मार डाला। सोचिए, एक सम्राट की ये हालत। अब ये जो मैग्ना कार्टा 1717 वाला वाक्य है ना, ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी बीमारी ने पूरे देश का इतिहास बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। 1715 में हैमिल्टन नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उसका सफल इलाज कर दिया। सम्राट इतना खुश हुआ कि 1717 में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में पूरी तरह से टैक्स फ्री व्यापार करने का फरमान ही थमा दिया। इसी फरमान को अंग्रेजों के लिए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बस एक कमजोर फैसले ने अंग्रेजों को भारत में अपनी जड़ें जमाने का सबसे बड़ा मौका दे दिया। ये हमें लाता है हमारे अगले पड़ाव पर, स्वतंत्र राज्यों का उदय। मोहम्मद शाह रंगीला। सच कहूं तो ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। हालांकि इस बंदे ने चाल चलकर उन सैयद बंधुओं का तो अंत करवा दिया, लेकिन ये खुद विलासिता, कीमती कपड़ों और मौज मस्ती में इतना डूबा रहता था कि इसे राजकाज से कोई लेना देना ही नहीं था। और इसी के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के टुकड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें रोकने की इसने जहमत ही नहीं उठाई।
अब तक तो साम्राज्य का बिखरना शीशे की तरह साफ हो चुका था। जो सूबेदार थे उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपनी सत्ता जमा ली, अवध में सादत खान ने। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी है हैदराबाद की। दरबार के युवा वजीर चिन किलिच खान का मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो उम्रदराज थे, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और 1724 में दिल्ली छोड़कर हैदराबाद का एक बेहद शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य खड़ा कर लिया। और दिल्ली बस मूक दर्शक बनी, सब देखती रह गई। और अब हम पहुंचते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोकी, घातक आक्रमण। इन घटनाओं की टाइमलाइन अगर आप देखें तो वाकई चौंकाने वाली है। 1737 में महान मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पहुंचकर ऐसा खौफ पैदा किया कि सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर ही भाग खड़ा हुआ। और फिर इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए 1749 में ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने भारत पर धावा बोल दिया। करनाल के युद्ध में मुगलों की उस विशाल लेकिन दिशाहीन सेना को उसने चुटकियों में हरा दिया। मार्च 1749 में जब नादिर शाह ने दिल्ली में कदम रखा तो उसने जो कत्लेआम मचाया उसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। 70 करोड़ रुपए, जी हां, उस जमाने में नादिर शाह ने 70 करोड़ की भारी भरकम कीमत वसूली। ये आज के हिसाब से कितना होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, वो जाते जाते अपने साथ बेशकीमती कोहिनूर हीरा और शाहजहां का मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन भी ले गया। मुगलों का सारा गुरूर, उनकी सारी दौलत बस एक झटके में साफ। इसके बाद शुरू होता है साम्राज्य का आखिरी अध्याय, अंतिम विनाश। सच कहूं तो मुगलों की ये आखिरी स्थिति बेहद दयनीय थी। शाह आलम द्वितीय या अकबर द्वितीय जैसे अंत के जो शासक थे वो अब सिर्फ अंग्रेजों के पेंशनर बनकर रह गए थे। उनकी हुकूमत अब पूरे भारत पर तो छोड़िए, महज दिल्ली के लाल किले या चांदनी चौक तक सिमट कर रह गई थी। और फिर जब 1857 का महान विद्रोह हुआ तो लोगों ने सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता तो मान लिया, लेकिन मुगलों के पास अब न कोई सैन्य शक्ति थी, न ही कोई केंद्रीय नेतृत्व। नतीजा वही हुआ जो होना था, अंग्रेजों ने सम्राट को बंदी बना लिया। अंग्रेज कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मुगलों का नाम भविष्य में किसी भी बगावत का प्रतीक न बन सके। इसीलिए उन्होंने अंतिम सम्राट को उनके अपने वतन से दूर रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया। और वहीं 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत के साथ ही भारत में राज करने वाले इस अजेय साम्राज्य का औद्योगिक रूप से और हमेशा के लिए अंत हो गया। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, इतिहास का सबक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित ये लाइन बहुत ही गहरी है। सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक सुधार सफल नहीं हो सकता। पूरे इतिहास का ये विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी राष्ट्र या साम्राज्य की असली ताकत उसकी सीमाओं या सेना में नहीं, बल्कि उसके समाज के सभी वर्गों के बीच मौजूद समानता और न्याय में होती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि साम्राज्य अक्सर बाहरी ताकतों के हमलों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के गहरे सामाजिक विभाजनों के कारण कमजोर पड़ते हैं। भेदभावपूर्ण नीतियाँ, चाहे वो धार्मिक असहिष्णुता हो या जाति प्रथा जैसे बंटवारे, ये पूरे राष्ट्र को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देते हैं। सच्ची शक्ति और स्थिरता तभी आती है जब समाज में हर इंसान को एक समान माना जाए। याद रखिए, सामाजिक सुधार ही किसी भी स्थिर राजनीतिक व्यवस्था की असली नींव है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल हमारे सामने आता है। अगर कोई इतना विशाल और ताकतवर साम्राज्य केवल अपने आंतरिक सामाजिक विभाजनों और भेदभावों के कारण मिट्टी में मिल सकता है, तो क्या ये आज के आधुनिक राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी नहीं है? हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।